ये जो पूरा कंसेप्ट था कि हम लोग स्टेट ओन्ड बिजनेसेस को रन करेंगे, हर चीज गवर्नमेंट लेड होगी, उससे जन्म होता है लाइसेंस राज का। लाइसेंस राज इवेंचुअली करप्शन को इवॉल्व करवाता है। उस चीज की वजह से जो लोगों की एक बिजनेस एस्पिरेशन हुआ करती थी या जो हो सकती थी वो मरती है। उस चीज की वजह से एक माइंडसेट शिफ्ट होता है ऑलमोस्ट 2 या 3 जनरेशन के अंदर। उस चीज की वजह से लोगों के दिमाग में ये चीज बैठती है कि भाई गवर्नमेंट जॉब बेस्ट है, दीज आर दी ओनली ऑप्शंस इन इंडिया। उस चीज की वजह से हम जो अलग अलग टेंजेंट्स पे निकल सकते हैं, जो प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं, चाहे वो ब्रेन ड्रेन हो, हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस खराब होता है, लोगों के अंदर कल्चर खराब होता है बिजनेस को लेके। और ऑब्वियसली बात है, अगर आपके लोग मतलब बिजनेस या फिर एम्प्लॉयमेंट को लेकर तैयार नहीं होंगे तो भाई बाहर की कंपनीज भी आपके देश के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगी। सो दीज आर दी सिस्टमैटिक फेलियर्स ऑफ द सोशलिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट लेड बिजनेस, जो इंट्रोड्यूस करी थी पीएम श्री चाचा नेहरू ने। सोचो आप एक भारत के एक यंग एंटरप्रेन्योर हो, आप एक स्टूडेंट हो, आपके पास बहुत अच्छा एक सॉलिड बिजनेस आइडिया है, आपके पास फंडिंग भी है, आपके पास टीम भी है, आपके पास लोकेशन भी है। लेकिन इंडिया में बिजनेस करने के लिए आपको पहले 80 से ज्यादा एजेंसीज को सेटिस्फाई करना होगा। 80 अलग ऑफिसेस, 80 अलग बाबू, और एक ने भी अगर मना कर दिया तो सब खत्म। और ये इंडिया की रियलिटी थी 1947 से लेके 1991 तक, और इसका नाम था लाइसेंस राज। और इसकी जो नींव थी वो रखने वाले भी हमारे सबसे पहले और सबसे चहीते प्राइम मिनिस्टर थे, श्री चाचा नेहरू जी। तो स्वागत है आप सभी का कांग्रेस फाइल्स के एपिसोड नंबर 3 के अंदर, जहां हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं लाइसेंस राज के बारे में। और ये चीज आज भी एक कैंसर ही कहूंगा मैं इसको, जो हमें आज झेलना पड़ रहा है भारत के अंदर। लेकिन इसकी जो जड़ें हैं वो आज की नहीं है, वो काफी दशकों पुरानी है, जिसको हम आज झेल रहे हैं। जो हम आज परेशान होते हैं ना हम लोग कि यार हमें ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स चाहिए, हमें गवर्नमेंट रिफॉर्म्स चाहिए, हमें सरकारी काम है तो भाई आराम से ही होगा। और जो करप्शन का कल्चर है इंडिया में, और लोग उसको डिफेंड करते हैं ये कह के ये तो एक मशीन की ग्रीस है जी पैसा दोगे तो जल्दी काम होगा। ये जो माइंडसेट है ना, ये कहाँ से आया, आज हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। एंड वेलकम टू जियो गप्पा रॉ प्रेजेंट्स कांग्रेस फाइल्स एपिसोड 3। लेट्स गेट स्टार्टेड। 1947 में इंडिया के पास लिटरली कुछ भी नहीं था। ब्रिटिश ऑलमोस्ट 200 साल से हमें लूट रहे थे। सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लायर था इंडिया उनके लिए, ठीक है। और जो मैन्युफैक्चरिंग थी भारत के अंदर वो उस टाइम पे जीरो थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो रॉ मटेरियल्स थे वो भारत से और एशिया के बाकी कंट्रीज से निकाल करके यूरोप भेजे जाते थे, और वहां की इंडस्ट्रीज में उन्हें प्रोसेस करके वहां के बिजनेसेस को फंड करा जाता था। बेसिकली ये जो पूरा सिस्टम था ये ब्रिटिश कंट्रोल था उस टाइम पर, और जो इकोनॉमी थी वो हमारी रूइंस में थी, खंडर में थी। तो जब भारत इंडिपेंडेंट होता है, आजाद होता है, तो जो हमारे नए लीडर्स थे उनके पास एक क्वेश्चन था कि भारत को हम लोग यहाँ से कहाँ तक ले जा सकते हैं, उनका विजन क्या हो सकता है उस टाइम। नेहरू जी का जो जवाब था वो था कि अब स्टेट लीड करेगी भारत को, है ना। प्राइवेट सेक्टर पर ट्रस्ट मत करो, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या बनेगा, कहां बनेगा और कितना बनेगा। और ये जो माइंडसेट था, जो कुछ भी होगा वो हम डिसाइड करेंगे, इसी सोच ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसने इंडिया को डेकेड्स तक पीछे रखा। तो इससे हम क्या चीज ड्रॉ कर सकते? नेहरू जो थे भाई वो कंट्रोल करना चाहते थे हर चीज को, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो उनकी ये इच्छा थी। हमें ये चीज भी समझनी चाहिए कि जो ब्रिटिश जो क्या कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो भी भारत में बिजनेस के नाम पर ही आई थी। तो एक कह सकते हो आप एक हिस्टोरिकल ट्रॉमा रहा होगा उस टाइम के लीडर्स का, कि बिजनेस और कैपिटलिज्म और इन चीजों से हमें थोड़ा बच के रहना है, क्योंकि लास्ट टाइम इन्हीं की वजह से और थोड़े कुछ हमारी जो फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करा गया था, उस वजह से हम लोग गुलाम बन गए थे। और वो चीज को अवॉइड करने के लिए जो अप्रोच ली उस टाइम के लीडर्स ने, वो थी कि स्टेट लेड गवर्नमेंट हम चलाएंगे, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी क्या बनेगा, कितना बनेगा, कौन बनाएगा और कैसे बनाएगा। जो स्टेट लेड इकोनॉमी या स्टेट लेड कंट्री का जो कंसेप्ट है, ये एक सोशलिस्ट कंसेप्ट है, ठीक है ना। और पहले हमें यही समझना होगा कि अगर ये सोशलिस्ट कंसेप्ट है तो इसको इंप्लीमेंट क्यों किया नेहरू जी ने। ये वाइडली बोला जाता है कि नेहरू ने कैम्ब्रिज में सोशलिस्ट आइडियाज को अडॉप्ट करा। असली कन्वर्जन हुआ था इस चीज का नवंबर 1927। तो नेहरू सोवियत यूनियन गए, वहां उन्होंने देखा कि पॉवर्टी को एलिमिनेट करने की कोशिश करी जा रही है, लिटरेसी को खत्म करने का एफर्ट्स करे जा रहे हैं, ठीक है। सोशलिज्म और कम्युनिज्म और डेमोक्रेसी ये तीनों अलग अलग फ्रेमवर्क हैं, और इनको समझना भी जरूरी है ना। तो उसके लिए हम एक अलग वीडियो लेके आएंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। और वो इस चीज से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए कि यार ये तो सही चीज है। अगर हर चीज स्टेट ओन करेगी तो एक तरीके से स्टेट के हाथ में होगा ना कि पॉवर्टी को हम जल्द से जल्द खत्म कर पाए, है ना। एक वो जो डिस्क्रिमिनेशन का जो कंसेप्ट रहता है कि कोई बहुत अमीर है कोई बहुत गरीब है, वो चीज खत्म हो जाएगी, है ना। पॉवर्टी, बेसिकली पॉवर्टी को खत्म करना चाहते थे, और लिटरेसी को प्रमोट करना चाहते थे चाचा नेहरू, ठीक है। अभी देखो, अभी तक इसमें मैं कुछ गलत नहीं समझ रहा हूँ। अभी गलतियां होंगी कैसे, वो अभी आते हैं उसमें। अभी तक तो सब सही। तो जब चाचा नेहरू सोवियत यूनियन से वापस आते हैं अपनी ट्रिप से, तो वो लिखते हैं कि विदाउट सोशल फ्रीडम एंड अ सोशलिस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सोसाइटी नाइदर अ कंट्री नॉर इंडिविजुअल कुड डेवलप मच, ठीक है। ये चीज सोशलिज्म और जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं वो लोग कहते हैं इस चीज को, ठीक है। पर यार
सोशलिज्म जो है ना वो फेल हो चुका है, और ये यूएसएसआर के ब्रेकअप के टाइम पे हम ये पूरी दुनिया ने माना था कि यार ये एक फेल्ड सेटअप है ना? ये जो स्ट्रक्चर है ये इतना कारगर नहीं है। एक ट्रिप, एक विजिट, और उसी एक विजिट के बाद एक 37 साल के आदमी ने ये डिसाइड कर लिया कि 35 करोड़ इंडियंस का जो इकोनॉमिक फ्यूचर है वो कैसा हो। जैसा मैंने कहा, कोई भी व्यक्ति एक पर्टिकुलर माइंडसेट या आइडियोलॉजी को फॉलो करता है और वो उस चीज के प्रति बायस्ड होगा। वो चीज उसके थॉट्स में होगी, उसके बिहेवियर में होगी, उसके एक्शंस में होगी। यही चीज हम आज पीएम मोदी जी के साथ देखते हैं, जब वो हिंदुत्व और जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप है और थोड़ा बहुत सेक्युलरिज्म, थोड़ा सा उसमें वो बिलीव करते हैं, है ना? और वो चीज़ हमें उनके एक्शंस में, उनकी पॉलिसीज़ में देखने को मिलता है ना? और देखो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये 2024 से पहले बोला करते थे, लेकिन 2024 के इलेक्शंस के बाद जो रिजल्ट्स आए, हमने उसमें भी ये चीज़ देखी कि भाई सबका साथ, सबका विश्वास तो नहीं है। सबका वोट नहीं मिलता मोदी जी को, चाहे आप कितने ही डेवलप कर लो। तो 2024 के बाद जो कहते हैं ना एग्रेसिव अप्रोच रखी उन्होंने, प्रो हिंदुत्व हुए वापस से वो लोग, बीजेपी एंड ऑल। सेम चीज़ नेहरू जी के साथ भी थी। वो सोशलिज्म से इन्फ्लुएंस्ड नहीं कह सकते, मतलब हाँ, अट्रैक्टेड थे उस चीज़ की तरफ, वो उसको सही समझते थे और उनके हिसाब से अगर हम यही चीज़ को भारत में करते हैं तो ये सही होगा, ये उनका मानना था। और ये कोई फिलोसॉफिकल कन्विक्शन नहीं थी, ठीक है? ये एक टूरिस्ट इंप्रेशन था कि भाई मैं यहाँ से जा रहा हूँ जापान, और जापान के लोगों की जो दिनचर्या है, वहाँ का जो स्ट्रक्चर है जीने का, मैं उतना प्रभावित हुआ उस चीज़ से, मैं घर पे आया, मैं खुद वैसे जी रहा हूँ, मैं अपने परिवार को भी वैसे जीने पर मजबूर कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये चीज़ नहीं समझ पा रहा कि यार अगर ये चीज़ जापान के लोगों के लिए कारगर है, तो ज़रूरी नहीं कि वो मेरे यहाँ के लोगों के लिए भी सही हो। मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, जापान बहुत चीज़ों में बहुत अच्छा है इंडिया से, ठीक है? कोई गलत वे मत लेना। तो अब तक हम लोगों ने ये चीज़ समझ ली कि भाई ठीक है, नेहरू जी का एक पास्ट रहा था जहाँ पर वो इम्प्रेस्ड हुए थे सोशलिज्म और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से, और वो चीज़ हमें उनके एक्शंस में, उनकी पॉलिसीज़ में, उनके गवर्नेंस के तरीके में हमें देखने को मिली, ठीक है? हम इसको उस टाइम के अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें तो हम इसे गलत नहीं कह सकते, है ना? देखो, हमारा हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम किसी भी नेता को गलत बोल दें कि यार ये खराब नेता था। हम उनके डिसीजंस और उनके माइंडसेट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? एंड बाय द वे, कल जो है 50वीं सालगिरह थी इमरजेंसी की, 50वीं थी, है ना? तो बाय द वे, आयरनी। अब उस टाइम के हिसाब से हम इसको सही कह सकते हैं, पर यार एक एक कहते हैं ना लॉन्ग टर्म विजन जो होता है वो नहीं था। ये हम पिछले 2 पार्ट्स में ये चीज़ हम कंक्लूड कर चुके हैं, या समझ समझ चुके हैं कि जो एक लैक ऑफ प्रैग्मेटिज्म है, लॉन्ग टर्म विजन है, वो नहीं था, है ना, नेहरू जी के अंदर। लॉन्ग टर्म में ये चीज़ कितनी ज़्यादा खराब हुई, हमें ये चीज़ भी समझनी चाहिए थी। और यार देखो, जब आप एक न्यू कंट्री हो, आप वोलेटाइल हो, आपका कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम नहीं है, उस सेंस में अगर हम समझने की कोशिश करें तो यार आप हर 5 या 6 साल में कुछ भी नया इंप्रूव कर सकते थे, रादर देन स्टिकिंग टू समथिंग जो आपने बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। आप थोड़े से डायनेमिक हो सकते थे। मैं इस चीज़ को इस तरीके से देखता हूँ कि अगर जो उस टाइम की लीडरशिप थी, अगर वो विद इन इंडिया क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं, आप सब कुछ तो नहीं देख सकते, ठीक है? आप क्योंकि यार भारत, हमें अब भी समझना होगा, एक छोटा कंट्री नहीं है। उस टाइम के हिसाब से भी हमारी पॉपुलेशन एक रेगुलर नेशन से बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। हमारा लैंड एरिया बहुत बड़ा था। तो हमारी जो नेशनल इंटरेस्ट में जो मतलब टॉप प्रायोरिटी चीज़ें होनी चाहिए थी ना, उन पे ध्यान नहीं दिया गया। क्यों? अगर आप एज़ अ गवर्नमेंट भारत के अंदर हर एक चीज़ को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दोगे, तो एट द एंड ऑफ द डे आपके जितने भी रिसोर्सेज़ हैं, टाइम है, या आपकी जितनी भी कैपेसिटी है काम करने के लिए फॉर द नेशन, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगी उन चीज़ों पे जहाँ पे हमारी प्रायोरिटी ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे हमारे बॉर्डर्स, हमारी नेशनल सिक्योरिटी, हमारे नेशनल इंटरेस्ट इन सिंपल टर्म्स, है ना? और ये चीज़ हमने देखी भी है कि इनिशियल ईयर से लेके अब तक हम लोग हम रीसेंट डेकेड्स में, मतलब पिछले 10-12 साल में हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोगों ने हमारे बॉर्डर्स को सीरियसली लेना स्टार्ट करा है। फेंसिंग ही नहीं है बॉर्डर्स में, पोरस बॉर्डर्स हैं, कहीं बहुत जगह बॉर्डर डिफाइंड नहीं है, नेगोशिएट नहीं कर पा रहे आप कंट्रीज के साथ। पिछले पार्ट्स में हमने देखा, आगे भी हम देखेंगे कि और क्या-क्या चीज़ें थी। बट यार वही है, मेन रीज़न जो मैं समझ पाता हूँ वो ये है कि अगर एज़ अ गवर्नमेंट नेहरू जी ये चीज़ सोचते कि ठीक है, हमें हर चीज़ नहीं करनी, हम सिर्फ़ इस चीज़ से कि अगर बिज़नेसमैन को हमने एक फ्री हैंड दे दिया तो फिर से भारत गुलाम बन जाएगा। आप ये चीज़ को सोच के अगर आप सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करोगे विद इन इंडिया। अब होता क्या है, 1948 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिज़ॉल्यूशन लाया जाता है और 1956 में उसको और एक्सपेंड करा जाता है, ठीक है? स्टेट मोनोपोली एस्टैब्लिश कर हो जाती है तब तक, है ना? वेपन्स, स्टील, माइनिंग, एयरक्राफ्ट, शिप बिल्डिंग, एटॉमिक एनर्जी, रेल रोड, सब ये सब चीज़ें गवर्नमेंट मैनेज करेगी बेसिकली, ठीक है? अब देखो, और प्राइवेट सेक्टर जो था उस टाइम पे जब हम आजाद हुए थे, वो एक परमिटेड गेस्ट की तरह ट्रीट करा जाता था कि तुम पहली बात तो एक मेहमान हो और उतना ही करोगे जितना हम परमिट करेंगे। तो मतलब तुम अपना बिजनेस खोल सकते हो लेकिन गवर्नमेंट की परमिशन के साथ, ठीक है? गवर्नमेंट के टर्म्स पर और गवर्नमेंट की लिमिट्स के अंदर। आज के टाइम पे जो लोग इतना ज्यादा परेशान होते हैं कि भाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है इंडिया में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, और करंट गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा पुश कर रही है ना, कि मेक इन इंडिया, वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट, ये हमें अब देखने को मिल रही हैं बहुत ओपनली, ठीक है?
पहले अपना बिजनेस खोलना बहुत बहुत आसान नहीं होता था और परमिशन लेनी पड़ती थी और उस परमिशन का नाम होता था भाई इंडस्ट्रियल लाइसेंस। अभी हम लोग धीरे धीरे बिल्डअप कर रहे हैं कि ये जो आइडियोलॉजी थी सोशलिज्म की, और सोशलिज्म में भी स्पेसिफिकली ये चीज, मैं प्रोज एंड कॉन्स नहीं गिना रहा यहाँ पे सोशलिज्म का, मैं उस चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं जो अल्टीमेटली लाइसेंस राज बनता है, जो अल्टीमेटली करप्शन की तरफ जाता है, जो अल्टीमेटली भारत के अंदर लोगों का आज माइंडसेट है ना, गवर्नमेंट जॉब चाहिए हमें। इंडस्ट्रियल लाइसेंस में और इन चीजों में पहले समझते हैं एग्जैक्टली होता क्या। तुम्हें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तुम जाते हो लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए। लाइसेंस में लिखा होता था कि भाई क्या प्रोडक्ट बनाना है, कहाँ फैक्ट्री होगी, कितना मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते हो। ये जो लाइसेंस होता था ये सिर्फ आपको एक बार नहीं लेना होता था। नया प्रोडक्ट ऐड करना है, नया लाइसेंस। फैक्ट्री को एक्सपेंड करना है, नया लाइसेंस। लोकेशन चेंज करनी है आपको, नया लाइसेंस। प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हो आप, तो भी नया लाइसेंस। 80 गवर्नमेंट एजेंसीज एक कंपनी को सेटिस्फाई करनी पड़ती थी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 80 गवर्नमेंट एजेंसीज को सेटिस्फाई करना पड़ता था किसी भी एक कंपनी, और ये प्रोसेस महीनों तक नहीं सालों तक चलता। अगर आप लोग इमेजिन नहीं करना चाहते तो एक एग्जांपल से समझते हैं। बजाज चेतक बहुत पॉपुलर स्कूटर था इंडिया का, है ना। हर घर में जो अफोर्ड कर सकते थे वो, उनके घर में आपको स्कूटर है तो बजाज का है और वो भी चेतक है। इंडिया का सबसे पॉपुलर स्कूटर। डिमांड इतनी थी कि महीनों तक वेट करते थे सिर्फ डिलीवरी के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज डिलीवरी के लिए वेट नहीं होता, आज भी महीनों तक, इवन 1-2 साल की वेटिंग होती है गाड़ियों पर। लेकिन आप ये समझो कि आज के टाइम पे लोगों के पास फिर भी रिलेटिवली बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं, ठीक है। उस टाइम पे नहीं होते थे। अगर डिमांड आ रही है तो आप प्रोडक्शन को बढ़ाओ, लेकिन वो अलाउ नहीं करा जाता था। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने लाइसेंस में ये चीज फिक्स कर दी है कि बजाज कितने स्कूटर बना सकता है। इमेजिन दिस कि ये चीज आज हो जाए, मारुति सुजुकी को ये चीज बोली जाए कि आप सिर्फ 1000 गाड़ियां बनाओगे या आप सिर्फ 4000 गाड़ियां बनाओगे। इमेजिन दिस टुडे। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि ये लॉन्ग टर्म विजन नहीं था इनके अंदर। लॉन्ग टर्म विजन में देखो कोई बात है, अगर आपके देश के अंदर गवर्नमेंट लेड गवर्नेंस का स्ट्रक्चर भी है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, कोई बात नहीं। आप इस चीज पे तो लिमिट मत लगाओ ना कि आप कितने बना सकते हो। कल को अगर सरप्लस में स्कूटर्स बनते भी हैं, कल को अगर सरप्लस में और भी चीजें बनती भी हैं, तो बेसिकली आप उनको एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये चीज बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर मैं सपोज, मैं कांच की बोतलों का बिजनेस है मेरा, मैं मेरे को मेरे देश में जो कंज्यूम हो जाती हैं मेरे द्वारा मैन्युफैक्चर करी हुई बॉटल्स, वो सपोज 1 लाख बॉटल्स हैं जो 1 साल के अंदर कंज्यूम हो जाती हैं। लेकिन अगर मेरी कैपेसिटी 3 लाख बॉटल्स की है तो मैं 2 लाख बॉटल्स को एक्सपोर्ट भी तो कर सकता हूँ। मैं दूसरे मार्केट्स में भी तो जा सकता हूँ और अल्टीमेटली वो पैसा मेरे देश में ही आ रहा है, उस पर टैक्स लग सकता है, ठीक है। तो ये मैं चीज हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूं कि इवन दो आपका अगर स्टेट लेड गवर्नेंस मॉडल भी है तो भी एक कहते हैं ना कि लॉन्ग टर्म विजन लैक हो रहा था। एक्सपोर्ट इकोनॉमी की तरफ नहीं जा रहे थे। ऐसा तो था नहीं कि भाई एक्सपोर्ट्स होते नहीं थे, उस टाइम पे होते थे ना। रॉ मटेरियल भी तो हम बेच रहे थे ना, जो भी बन रहे थे भारत में, चाय कॉफी भी तो बाहर जा रही थी ना। वाई नॉट फिनिश्ड गुड्स? अगर इंडस्ट्रीज बिजनेसमैन नहीं चला रहे, अगर आप लोग भी चला रहे हो एज अ गवर्नमेंट, तो भी तो यार ये चीज हो सकती थी ना, ठीक है। और लाइसेंस कैपेसिटी सिर्फ 25% से ज्यादा प्रोडक्शन की अलाउड थी, उससे ज्यादा आप नहीं बना सकते। अगर आप 100 लोगों के लिए बना रहे हो तो ज्यादा आप 125 के लिए बना लोगे, ठीक है। डिमांड कितनी भी बढ़े, सप्लाई नहीं बढ़ सकती, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया था कि बजाज को कितने स्कूटर बनाने चाहिए। दिस इज द कंट्रोल जो सही नहीं है। कंज्यूमर लाइन में खड़े रहते थे, फैक्ट्रीज खाली रहती थी, और जो बाबू होते थे वो दिल्ली में फाइल के ऊपर बैठे रहते थे। यही था लाइसेंस राज। आइडियल कंडीशन की बात कर रहा हूं कि कोई भी इंसान आपसे रिश्वत नहीं ले रहा। इवन फॉर अ गवर्नमेंट प्रोसेस ये बहुत लंबी चीज थी, है ना। यू कैन कंपेयर इट विद द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन टुडेज डे एंड एज। आज के टाइम पे अगर आपको अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो रिलेटिवली चीजें बहुत ज्यादा आसान है। मैं ये नहीं कह रहा अभी परफेक्ट है, चीजें और अच्छी हो सकती हैं। ये रिफॉर्म्स हो रहे हैं और धीरे धीरे हो रहे हैं, ठीक है ना। अब ये चीज तो हमने बात करी कि भाई एक आइडियल सिचुएशन है कि कोई बंदा आपसे घूस नहीं ले रहा, ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। इंसान है, आदमी है, हरामी भी होगा। हर व्यक्ति एक मॉरल ग्राउंड लेके नहीं चलता। हर आदमी कोशिश करता है कि भाई कहीं ना कहीं से पैसे ऐट लिए जाए। गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं कर रही ना एज अ बिजनेसमैन और एज अ सिटीजन, तो आप शॉर्टकट्स ढूंढते हो, स्पीड मनी। सिर्फ फाइल को मूव करवाने के लिए आप रिश्वत देते हो। अप्रूवल ब्राइब, लाइसेंस को एक्चुअली अप्रूव कराने के लिए आप ब्राइब देते हो। इंस्पेक्टर राज, फैक्ट्री में इंस्पेक्टर आता है, इंस्पेक्शन करता है, छोटी मोटी वायलेशंस ढूंढ के, है ना, फैक्ट्री बंद करने की धमकी देता है, उसके लिए आप ब्राइब देते हो। और जब तक सेटलमेंट ना हो जाए तब तक अनसर्टेनिटी रहती है कि हमारा काम रुक सकता है, लोगों की नौकरियां जा सकती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। डेलिब्रेट डिले, प्रेशर को बढ़ाने के लिए, ताकि ब्राइब ज्यादा मिले। ये एक सिस्टम था, ऑर्गेनाइज था, ये लेयर्ड था टॉप टू बॉटम तक, और ये आज भी है, बहुत सारी जगहों पर है। 1967 में गवर्नमेंट की अपनी एक दत्त कमेटी थी, उसने ऑफिशियली रिपोर्ट करा कि लाइसेंस राज की वजह से जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका एक स्ट्रॉन्ग नेक्सस डेवलप हो चुका है। वही बात है, जिसके पास पैसा है भाई, हर आदमी सबसे ज्यादा कीमती चीज पे पैसे खर्चने को तैयार होता है, वो होता है टाइम। टाइम इज मनी, ठीक है। अब अगर आप
एक बड़े बिजनेसमैन हो, आपके पास पैसा है रिश्वत देने के लिए, तो आप दोगे यार। अगर जिस व्यक्ति को जो काम करना चाहिए, अगर वो वही चीज ना करे और आपको मजबूर करे कि वो आपका काम नहीं होने देगा, तो आप उसे पैसा दोगे। यही प्रॉब्लम है। इंडस्ट्रियलिस्ट जो उस टाइम पे हुआ करते थे, अब कुछ मजबूरी में देते थे, कुछ अपना काम जल्दी करवाने के लिए देते थे। उस टाइम के कुछ पॉलिटिशियंस जो इनको इन चीजों को चेंज नहीं करने देना चाहते थे, क्योंकि पैसा आता है, ठीक है। और ब्यूरोक्रेट्स, साइन तो वही करेगा ना बंदा लाइसेंस के ऊपर। इनका एक स्ट्रॉन्ग नेक्सस बन चुका था, और ये कहीं ना कहीं आज भी एग्जिस्ट करता है, जिसको लोग ना कह देते हैं कि भाई ग्रीस है, मशीन में ग्रीस है, चलती है तभी मशीन, भाई क्या। और यहां से आपका करप्शन जो है वो आपके सिस्टम में घुस जाता है। फ्रॉम दिस वेरी नेक्सस, फ्रॉम दिस वेरी सिस्टम, है ना, करप्शन इवॉल्व होना स्टार्ट होता है। और वो बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस जिनका कनेक्शन था, कहते हैं ना बैकिंग है, कनेक्शन है, पहुंच है हमारी, वो लाइसेंस को खरीद लेते थे। बड़े वाले जो थे बिजनेसमैन, वो सर्वाइव कर लेते थे, और जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो खत्म हो जाते थे। जो एमएसएमईज हैं, जो वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वाली जो चीज है, जो कंसेप्ट है, आप इमेजिन करके देखो इस चीज को। अगर कोई छोटा बिजनेसमैन है, अगर उसे बड़ा कुछ करना है, तो वो नहीं कर सकता था उस टाइम। लोग उधार लेते थे ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाए। भाई घूस तो कभी था ही नहीं ना बजट में। सब कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहती है। सब कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोग ये नहीं चाहते कि अगर बिजनेसमैन दोबारा आवे तो देश दोबारा से गुलाम हो जाएगा। यार बिजनेसमैन को बढ़ने ही मत दो यार। कम ऑन गाइस, थोड़ा थोड़ा तो सेंस लगाओ यार। नेहरू जी को गलत मत बोला करो, बहुत इज्जत बहुत प्यार है भाई उनके लिए। और इस चीज से ना बेसिकली एक होप होती है, या फिर एक जो आइडिया हो सकता था कि हर इंसान के अंदर ना, हर इंसान के अंदर एक ना एक आइडिया होता है जो उसको लगता है कि यार इसको मैं एज अ बिजनेस कर सकता हूँ, इस चीज को मैं मोनेटाइज कर सकता हूँ, इस सर्विस को, इस चीज को बना के बेच के मैं पैसा कमा सकता हूँ, और अपने परिवार की कंडीशन को सुधार सकता हूँ, या फिर मैं अपनी लाइफ में और ग्रो कर सकता हूँ। वो जो छोटा सा बीज होता था ना भाई, जो एक बड़ा बिजनेस बन सकता था, एक बड़ी सर्विस बन सकता था, उसको मार देता था ये सिस्टम, लाइसेंस राज। वही बात है। अब अगर आपके सपने मर जा रहे हैं इस डर की वजह से, या फिर इस मजबूरी की वजह से कि आप उस चीज पे एक्ट ऑन नहीं कर सकते, तो आप और ऑप्शंस ढूंढोगे। अब देखो सबके घर में तो भाई ओल्ड मनी नहीं होता ना, कि ठीक है भाई बाप दादा पैसा छोड़ गए थे, और सारी फैमिलीज एग्रीकल्चर से भी नहीं जुड़ी होती थी। हालांकि आज भी भारत का एक मेजोरिटी चंक आज भी एग्रीकल्चर इकोनॉमी का पार्ट है, और उस टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा हुआ करता था, है ना। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी थे ना, तो उन लोगों के दिमाग में क्या माइंडसेट बना कि भाई गवर्नमेंट जॉब है बेस्ट चीज, सरकारी नौकरी, और वो एस्पिरेशन जॉब बन गई भारत के लिए। सोचो क्यों। एक जो गवर्नमेंट क्लर्क होता है नॉर्मल, उसकी सैलरी होती है 25,000, लेकिन बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, लाइफ सेट। सब जानते हैं कि ये चीज कहां से आती है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जो डेटा है वो सुनो क्या कहता है। 91% ब्राइब्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मांगते हैं सामने से। 77% ब्राइब्स लोग इसलिए देते हैं ताकि उनका कोई नुकसान ना हो जाए, किसी गेन के लिए नहीं, वो अपने फायदे के लिए नहीं, बस इसलिए कि भाई यार ये बंदा आके ना हमारा काम रुकवा ना दे, खुश रखने के लिए। जो मतलब अभिजीत चावड़ा पता गलत नहीं कहते कि इंडिपेंडेंस के बाद जो पावर थी वो वन सेट ऑफ क्रुक्स से दूसरे सेट ऑफ क्रुक्स को दे दी गई। फर्क इतना था कि पहले वाले गोरे थे, हमारे वाले हमारी तरह दिखते हैं, ठीक है। 51% ब्राइब्स उन सर्विसेज के लिए दिए गए जिनका लोग ऑलरेडी हकदार हैं। और ये चीज ऐसी नहीं है कि मेरे को उससे ज्यादा एक्सप्लेन करने की नीड है। हम लोग जब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं, कितने लोग देते हैं भाई कि भाई पैसे लेके बनवा दो, टेस्ट ना देना पड़े। गलती दोनों तरफ होती है भाई, देखो ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारी बाबू खराब होते हैं, दोनों तरफ होता है ना। प्रॉब्लम यही थी, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी जो थी, या जो सोशलिस्ट फ्रेमवर्क था जो अडॉप्ट करा गया था बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट ऑफ दैट टाइम, वो इसीलिए करा गया था क्योंकि उनको ये चिंता थी कि यार लोग मजबूर हैं, पीड़ित हैं। अभी हम गुलाम थे पहले, है ना, हमारे पास कुछ था नहीं, बहुत सारे फैमिन्स देखे हमारी पॉपुलेशन ने, लोगों ने, और हम केयर करते हैं इनकी, हम चिंता करते हैं इनकी, हम इनको कुछ होने नहीं देंगे, ठीक है। जो चीजें होनी चाहिए वो गवर्नमेंट करके देगी, इनको देगी ना करके, क्या दिक्कत है। पर प्रॉब्लम पता है वहां कहां आती है, जब गवर्नमेंट के लोग पैसे मांगते हैं उन चीजों के लिए जो प्रॉमिस करी जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा ही। अब तो सिस्टम बहुत सही है, ये बात मैं कर रहा हूं बिफोर 1991, वहां तक आने दो पहले मतलब अपना काम करवाने के लिए भी आपको घूस देनी पड़ेगी। और जब ये सिस्टम सालों तक चलता है ना, तो लोगों के ना दिमाग में ये चीज बैठने लगती है, कहते ना जनरेशनल शिफ्ट होने लगता है कि भाई प्राइवेट सेक्टर जो है ना वो बहुत अनसर्टेन है, वहां पे स्ट्रगल ज्यादा है, वहां पे चले ना चले, चले तो भाई गवर्नमेंट परेशान करेगी, ये लाइसेंस वो लाइसेंस, दुनिया भर का ताम झाम। फिर इस बाबू को खिला भाई, शिवाजी द बॉस मूवी क्यों बनाई गई थी। शिवाजी द बॉस में बच्चन साहब ने आके आदि भाई को क्या जबरदस्त कूटा था, रॉड से लेके काली करके रॉड एकदम बढ़िया, क्यों कूटा था। ये जो चीजें मैं सारी बोल रहा हूँ ना, लाइसेंस वाली, ऑफिस वाली, ये शिवाजी द बॉस एक बार जाके देखो, देखी होगी भाई, सबको पता है ये चीज। गवर्नमेंट जॉब से क्या होता है, पावर, सिक्योरिटी, ऊपर की कमाई भी और नीचे की कमाई भी। भाई देखो बुरा लगे तो अच्छा लगे तो प्रॉब्लम तो है। ये जो माइंडसेट है ना, ये कितना ज्यादा डेंजरस है इसको समझते हैं। लेस देन 1% एस्पिरेंट्स जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, उनको मिलती है, 1% से भी कम लोगों को। लेकिन इंडिया में लाखों लोग सालों तक सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम देते रहते हैं, उसकी प्रिपरेशन में लगे रहते हैं कि सरकारी नौकरी लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए। कोई इंसान अगर जेन्युइनली अपने बचपन से ये सोची होगी कि मेरे को एक गवर्नमेंट ऑफिसर बन के लोगों की भलाई करनी है,
जब तक वो गो थ्रू होके उस पोजीशन को होल्ड करता है ना, इतने सालों की मेहनत और प्रिपरेशंस और इतने सारे एग्जाम्स के बाद, तो वो उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में ना काफी नीचे आ जाता है। लोगों की भलाई, उसके दिमाग में पहली चीज ये होती है उस 28-30 साल के आदमी के या औरत के दिमाग में कि यार मैंने इतना टाइम और पैसा लगाया ना, अब थोड़ा वसूलते हैं इसे। कुछ बहुत अच्छे एग्जांपल्स भी रहे हैं हमारे ही कंट्री के अंदर जिनको हम हमारा हीरो मानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो करप्शन में जिनका नाम आता है, बहुतों का नहीं भी आता। ये प्रॉब्लम है। जो एस्पिरेशन है लोगों की वो इसीलिए नहीं है, आज भी नहीं है कि हम देश का भला करेंगे या गवर्नमेंट में सिर्फ जॉब सिक्योरिटी या स्टेबिलिटी के लिए जाएंगे। नहीं, उनके दिमाग में आज भी ये चीज है कि भाई हम जो है पैसा ऐंठेंगे, क्योंकि लाइसेंस राज आज भी एग्जिस्ट करता है और बहुत खराब तरीके से एग्जिस्ट करता है। लाइसेंसेस जरूरी होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, फायर डिपार्टमेंट के चेक्स होते हैं, गैस लीक तो नहीं हो रही, इलेक्ट्रिसिटी की चीजें, मतलब वो ठीक है, एक सिस्टम का पार्ट है, बट यार जब वो एक हैसल बन जाती है ना, और करप्शन भी उसी के अंदर है ना यार। देखो ऑब्वियसली बात है, अगर 1% से कम लोगों का हो रहा है गवर्नमेंट जॉब्स में, तो बाकी लोग क्या करते हैं, वो प्रोटेस्ट में आ जाते हैं, खाली बैठे रहते हैं, कुछ मुखर्जी नगर के पीजी भरते हैं, कुछ प्रोटेस्ट में आते हैं, कुछ हताश होकर अपने ड्रीम्स पर गिव अप कर देते हैं। ठीक है ना, इससे हो क्या रहा है, स्किल डेवलप नहीं हो रही, कोई स्किल डेवलप नहीं हो रही इस चीज से, है ना। और इस चीज से ऐसा भी नहीं है कि भाई कि आप अगर आपने सपोज किसी बंदे ने 5 साल 10 साल तैयारी करी गवर्नमेंट जॉब की, तो अब वो एम्प्लॉयबल है किसी प्राइवेट सेक्टर के लिए, वो चीज भी नहीं हो रही। इनके पास डिग्रीज नहीं है या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, टेक्निकली ये लोग इलिटरेट तो नहीं है, पर जो माइंडसेट है वो इतना चेंज हो चुका है, वो इतना रॉटन हो चुका है कि इन्हें कुछ और नहीं दिख रहा। ये जो पूरा कंसेप्ट था कि हम लोग स्टेट ओन बिजनेसेस को रन करेंगे, हर चीज गवर्नमेंट लेड होगी, उससे जन्म होता है लाइसेंस राज का। लाइसेंस राज इवेंचुअली करप्शन को इवॉल्व करवाता है। उस चीज की वजह से जो लोगों की एक बिजनेस एस्पिरेशन हुआ करती थी या जो हो सकती थी वो मरती है। उस चीज की वजह से एक माइंडसेट शिफ्ट होता है ऑलमोस्ट 2 या 3 जनरेशन के अंदर। उस चीज की वजह से लोगों के दिमाग में ये चीज बैठती है कि भाई गवर्नमेंट जॉब बेस्ट है, दीज आर दी ओनली ऑप्शंस इन इंडिया। उस चीज की वजह से हम जो अलग अलग टेंजेंट्स पे निकल सकते हैं, जो प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं, चाहे वो ब्रेन ड्रेन हो, हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस खराब होता है, लोगों के अंदर कल्चर खराब होता है बिजनेस को लेके। और ऑब्वियसली बात है, अगर आपके लोग मतलब बिजनेस या फिर एम्प्लॉयमेंट को लेकर तैयार नहीं होंगे, तो भाई बाहर की कंपनीज भी आपके देश के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगी। सो दीज आर दी सिस्टमैटिक फेलियर्स ऑफ द सोशलिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट लेड बिजनेस, जो इंट्रोड्यूस करी थी पीएम श्री चाचा नेहरू ने। मेरा ये कहना नहीं है कि ये अनफॉर्चुनेटली कहूंगा भाई, ठीक है ना, पर यार आप खुद सोचो, अगर आप, एक तो देश नया है, उस टाइम पे लोग आपको एक मतलब ऑलमोस्ट एक डीएटी की तरह देखते हैं, चाचा नेहरू को बहुत सम्मान दिया जाता था उस टाइम पे, है ना, कांग्रेस पार्टी की बहुत अच्छी पकड़ थी। तो क्या आप 5 या 10 साल के बाद अपनी पॉलिसीज को शिफ्ट करके नहीं देख सकते थे? उस टाइम पे तो कोई बीजेपी वगैरह कुछ नहीं था। अगर एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच की तरफ जाते उस टाइम के लीडर्स, और जो नेशनल इंटरेस्ट, जो कोर नेशनल इंटरेस्ट है हमारा, हमारी सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, और इन चीजों पर अगर ध्यान दिया जाता, तो शायद हमारे बॉर्डर्स और अच्छे हो सकते थे। जो कल्चर है लोगों के दिमाग में, जो कल्चर है लोगों का, वो अलग हो सकता था। इसको हम एक कंपैरिजन से समझते हैं, ठीक है। 1947 में इंडिया 439 पर कैपिटा इनकम वाला कंट्री था, ठीक है। उसी टाइम फ्रेम में साउथ कोरिया $770 पर कैपिटा इनकम वाला कंट्री था। ताइवान 936 पर कैपिटा वाला कंट्री था। अब आप लोग ये दलील दोगे कि भाई उस टाइम पे हमारी पॉपुलेशन ज्यादा थी और उनकी पॉपुलेशन कम थी। अब भी तो वही बात है, अब भी तो वही बात है। लोग जर्मनी से बोल देते हैं हमारी पर कैपिटा इनकम इतनी है उतनी है ना, और जापान से बोल देते हैं हमसे आगे है, यूके, और इनमें कंपटीशन लगा रहता है। अब भी तो वही चीज है जो उस टाइम पे था। और एक चीज होती है भाई, परचेजिंग पावर पैरिटी, उस पर भी ध्यान देना चाहिए लोगों को ना, उस पर भी डिस्कस करेंगे बाद में। इंडिया उस टाइम गरीब था ऑलमोस्ट, बाकी सारे कंट्रीज भी जो आजाद हुए थे या फिर उस टाइम शैकल्स में थे आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, वो सब गरीब थे। एक जापान पे तो भाई न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा था, ऑलमोस्ट सेम स्टार्टिंग पॉइंट था, सेम कोलोनियल ट्रॉमा था सभी कंट्रीज का ऑलमोस्ट, मैं एशियन कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। और 1999 तक, बाय द एंड ऑफ 20th सेंचुरी, इंडिया का पर कैपिटा था $1818, साउथ कोरिया का था $13,317, और ताइवान का था $15,720। 7 टाइम्स का गैप 50 सालों के अंदर। 50 साल यार एक इतना बड़ा टाइम फ्रेम है, लोग नहीं समझते इस चीज को, लोग ना बहुत लाइटली लेते हैं। अभी इमेजिन के बीजेपी अगले 50 साल तक रहे, जिस जिस रेट पे हम अभी चल रहे हैं, इमेजिन दैट। 50 साल बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है यार। आप 5 अलग अलग डेकेड्स में अलग अलग तरीके के फ्रेमवर्क्स को ट्राई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि डेकेड सबसे छोटी टाइम यूनिट होती है जब हम किसी कंट्री या जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं। क्या ये चीजें नहीं हो सकती थी? क्वेश्चन ये है। मैंने लाइसेंस राज समझाने की कोशिश करी, मैंने लाइसेंस राज की वजह से जो करंट भारत के अंदर प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट करा। मैंने वो चीजें हाईलाइट करी जो अलग हो सकती थी। बाकी कंट्रीज के साथ भी तो यही हुआ, ताइवान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, ये सब तो छोटे कंट्रीज है ना हमसे। ऑब्वियसली बात है यार, अगर ये छोटे कंट्रीज हैं और ये इतना अच्छा कर रहे हैं, तो भारत के पास तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल होना चाहिए ना, बड़ा कंट्री है भारत। तो पॉलिसीज गलत थी ना, यानी फिर वो देश हमसे आगे इसलिए हैं कुछ मामलों में। आज के तौर पे तो इंडिया बहुत अच्छी पोजीशन पे है हर तरीके से।
ठीक है, अब लोग छोटी-छोटी बातों पे पिन पॉइंट करके ये नहीं करा, ये नहीं बोला, वो नहीं बोला, बोल पा रहे हो आप लोग क्यों? क्योंकि आपकी बाकी चीज़ें सॉर्टेड है भाई, समझा करो इस चीज़ को, ठीक है? बहुत आगे आया है भारत। फिर भी उस टाइम पे ये देश जो थे हमसे आगे इसलिए थे क्योंकि उनकी चॉइस अलग थी। साउथ कोरिया ने सोचा कि भाई हमारी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो एनिमी नहीं है, वो जॉब्स क्रिएट करेंगे। सैमसंग के बारे में कभी सर्च करना कि फ़ोन और लैपटॉप और टीवी के अलावा ये लोग क्या-क्या बनाते हैं। एक बार जाके प्लीज़ गूगल सर्च करना आप। ह्यूंडई, एलजी, गवर्नमेंट ने इन्हें फाइनेंशियल हेल्प दी, ठीक है? टैक्स ब्रेक्स दिए और ग्रो करने दिया बिना 80 एजेंसीज के चक्कर में पड़े। एक फ्री हैंड देना होता है। रिजल्ट 1990 तक एवरेज एनुअल ग्रोथ 9%। जो हम आज सुनते हैं ना, वॉर के टाइम में भी इंडिया अगर 7% पे ग्रो कर रहा है तो भाई बड़ी बात है बहुत। सिंगापुर ने सोचा था कि कोई नेचुरल रिसोर्स है नहीं हमारी कंट्री के अंदर, कोई मैसिव लैंड एरिया भी नहीं है हमारी कंट्री के अंदर, कोई इनहेरिटेड मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं है सिंगापुर के अंदर। उन्होंने क्या करा, उन्होंने इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बनाए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए टैक्स इंसेंटिव्स दिए, सेविंग्स रेट को -3% से 41% तक पहुंचाया, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर दी। ये चीज समझो कि भले ये छोटे कंट्रीज हैं, इन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स के हिसाब से अलग पॉलिसीज लाई। भारत बड़ा देश है, मैं ये चीज मानता हूं कि सेम चीज हम एग्जैक्टली नहीं कर सकते जो बाकी कंट्रीज कर रहे हैं, बट यार कुछ और भी तो कर सकते थे ना हम, ये चीज भी तो समझो ना आप। ताइवान, हांगकांग, थाईलैंड सेम पीरियड में 7 से 8% की एनुअल ग्रोथ, और भारत में 3.5%। इकोनॉमिस्ट इसको जानबूझ के हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहते हैं। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, हिंदू का क्या मतलब है इसका? ये नेहरू रेट ऑफ ग्रोथ था भाई, ठीक है? ये कांग्रेस रेट ऑफ ग्रोथ था, है ना? और ये चीज कह देना कि 3.5% भारत की किस्मत थी, ये भारत का नेचर है, बड़ा कंट्री आराम से करेंगे, भाई नहीं, ये लाइसेंस राज था। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये जाननी चाहिए आप लोगों को कि नेहरू के अंदर का ही एक आदमी था जिसने 1947 में ये चीज प्रिडिक्ट कर दी थी कि ये चीज होगी, अगर भारत इस डायरेक्शन में अगर जाता है तो ऐसा कुछ हो सकता है। और वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर को आज के टाइम पे लोग कास्टिज्म से जोड़ के भाई अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं। उस व्यक्ति के ना भाई इतने जबरदस्त लेवल पे कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं ना भारत के अंदर, उन पे ध्यान नहीं जाता लोगों का। अम्बेडकर जी के जो इकोनॉमिक आइडियाज थे वो नेहरू से बिल्कुल अलग थे। वो फ्री मार्केट में बिलीव करते थे, कॉम्पिटिशन में बिलीव करते थे, लिमिटेड गवर्नमेंट रोल में बिलीव करते थे। ये हर वो चीजें हैं जो हमें आज देखने को मिलती हैं। फ्री मार्केट, कंपटीशन अलाउ करो कंपनीज के बीच में, है ना? लिमिटेड गवर्नमेंट रोल होना चाहिए कम से कम। बिजनेस गवर्नमेंट का काम नहीं है। आप खुद सोचो ना, जितनी भी स्टेट ओन चीजें थी उनको क्यों प्राइवेटाइज करा जा रहा है, खुद सोचो। उन्होंने इस चीज को लेकर वॉर्न करा था कि स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी करप्शन और क्रॉनिज्म क्रिएट करेगी। ये चीजें 1947 में बोली थी भाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। भाई व्हाट अ विजनरी मैन, व्हाट अ विजनरी मैन ही वाज। और हमारे प्यारे चीचा नेहरू ने ना भाई इसको इग्नोर ही करा, लाइक अदर कांग्रेस लीडर्स। जैसे पटेल साहब ने कहा था चाइना को लेकर कि भाई एग्रेसिव कंट्री है, मान जाओ। हिंदी चीनी भाई भाई। उन्होंने कहा था अम्बेडकर जी ने कि भाई करप्शन लेड इकोनॉमी बनेगी, नहीं है, सही चीज नहीं है। हम मानने किसी की हैं, हम मानेंगे किसी की? जो आइडियाज 1991 में भारत ने अडॉप्ट करे, है ना, वो अंबेडकर जी ने 1947 में बोल दिया था। 44 साल वेस्ट हुए भाई, 44 साल, यू कैन इमेजिन, 44 इयर्स। 44 साल में आप इमेजिन करो, आज से जो चीजें भारत कर रहा है, आज से 44 साल बाद भारत को इमेजिन करो। ये सब तब तक चला जब तक भारत दिवालिया होने की कगार पर नहीं आ गया। 1991 इंडिया के पास सिर्फ 2 वीक्स का फॉरेन रिजर्व बचा था। हमारे पास पैसे खत्म हो गए थे यार एज अ कंट्री, और लोग अब चिढ़ जाते हैं कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व कितना कम हो गया है, हमने कितना तेल खरीद लिया है ना? अब मोदी जी ने एडवाइस दी थी गोल्ड मत खरीदो, उस चीज पे भी कभी वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना? और उस टाइम पे जो हमारा गोल्ड था वो लंदन भेजा था एज अ कोलेटरल। आईएमएफ से हमें बेल आउट लेना पड़ा, जो चीज पाकिस्तान करता है वो चीज हमें 1991 में करनी पड़ी थी। और तब जाके फाइनली लाइसेंस राज बहुत लेवल तक खत्म हो जाता है जब भारत ओपन करता है अपनी मार्केट्स को दुनिया के लिए। कैपिटलिज्म खराब चीज नहीं है। मोनोपोली चाहे किसी एक कंपनी की हो, किसी एक इंडस्ट्री की हो, किसी एक आदमी की हो, या किसी एक गवर्नमेंट की हो, वो खराब ही होती है। जितना ज्यादा कंपटीशन होगा लोगों के पास, उतने ज्यादा ऑप्शंस होंगे, उतनी ज्यादा ग्रोथ होगी। समझो इस चीज को भाई। और 1990s के अंदर साउथ कोरिया सैमसंग बना रहा था, ताइवान सेमीकंडक्टर्स को बना रहा था, सिंगापुर वर्ल्ड्स बिजिएस्ट पोर्ट बन चुका था, और इंडिया अभी भी सरकारी नौकरी के लिए क्यू में खड़ा था। एक सोवियत ट्रिप, एक नाइव बिलीफ, एक सिस्टम जिसने इंडिया को ऑलमोस्ट 44 इयर्स पीछे रखा बाकी सारे कंट्रीज से। जो छोटे कंट्रीज हैं जिनके अंदर भारत से पोटेंशियल कम है, वो भी हमसे आगे निकल गए। ये कांग्रेस का सिर्फ एक इकोनॉमिक ब्लंडर नहीं था, ये एक जनरेशन की सोच को खत्म करने वाली चीज थी, और ये चीज खत्म करी थी लाइसेंस राज ने। लेकिन इकोनॉमी के साथ साथ कांग्रेस एक और चीज कर रही थी उसी वक्त। इंडिया की मिलिट्री जो 1962 में ऑलरेडी एक ऐसी हार देख चुकी थी जो शायद हम कभी नहीं हारते, वो और भी नेग्लेक्ट हो रही। डिफेंस बजट्स कट हो रहे थे, मॉडर्नाइजेशन रोक दी गई। और क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया डेलिबरेटली अपनी ही मिलिट्री को वीक कर रहा था, कि क्या कांग्रेस डेलिबरेटली अपनी ही मिलिट्री को वीक कर रही थी? एंड दैट्स एपिसोड 4 फॉर यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।